नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम इतिहास में जो है आज हम लोग इतिहास में जो है राष्ट्रकूट वंश के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले हम और आप जो है इतिहास में जो है चालुक्य वंश जो थे उनके विषय में जाने, चाहे उसमें कल्याणी के चालुक्य हों, चाहे बादामी के चालुक्य हों, चाहे बेगिन के चालुक्य हों। उसमें हम और आप जाने थे कल्याणी के चालुक्य जो थे उसके संस्थापक कौन थे। उसमें हम आपको बताए थे कल्याणी के जो चालुक्य थे उनके संस्थापक कौन थे, तैलक द्वितीय थे। ठीक है, और तैलक द्वितीय थे, इनकी राजधानी क्या थी, मान्यखेड़ थी। इसमें जो है दो बहुत महत्वपूर्ण कवि थे, बिल्हड़ थे, क्या लिखे थे, विक्रमांक देव चरित। उसके बाद मिताक्षरा के लेखक कौन थे, विज्ञानेश्वर थे। ठीक है, बहुत पूछता है विज्ञानेश्वर किसके दरबार में थे और क्या लिखे थे, या जब बिल्हड़ क्या लिखे थे, विक्रमांक देव चरित्र। ठीक है, इन सबको बताते हुए हम आए थे। तो कल्याणी के चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक तैलक द्वितीय था। उसके बाद फिर हम इधर जब आए थे तो इसमें हम आपको बताए थे बादामी के चालुक्य, उसमें आपको बताए थे बादामी या वातापी के। ठीक है, इसमें जयसिंह को बताए थे, इसके संस्थापक थे, जयसिंह इसके संस्थापक थे बादामी के चालुक्य के। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी, बीजापुर के निकट, मतलब राजधानी बीजापुर के निकट वातापी थी। ठीक है, इन सब के बताते हुए हम आए थे बेंगी के चालुक्य। बेंगी के चालुक्य के संस्थापक कौन थे, विष्णुवर्धन। ठीक है, इन सबको कहने का मतलब हम चालुक्य वंश बताए थे। तो चालुक्य वंश बताते हुए, इन सबको बताते हुए आज हम आपको बताएंगे राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, ये राष्ट्रकूट वाले जो थे, ये राष्ट्रकूट और वातापी जो बादामी के चालुक्य थे उन्हीं के सामंत थे। ठीक है, ये राष्ट्रकूट वाले जो थे, वातापी के जो चालुक्य थे उन्हीं के क्या थे, सामंत थे। ठीक है, ये जो है और राष्ट्रकूट वंश जो था इसकी स्थापना जो किया था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था उसे हम क्या कहते थे, दंत दुर्ग कहते थे। दंत दुर्ग जो था ये राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक था, या राष्ट्रकूट की स्थापना किया था। इसमें जो है किताबों में, इसमें तो नहीं दिया है, किताबों में दिया है। इसने जो बहुत मतलब महायज्ञ मतलब यज्ञ कराया था, उसमें एक था तुलादान यज्ञ। ठीक है, और एक था क्या, तुलादान यज्ञ कराया था। उसके बाद जो है एक हिरण्य गर्भ करके है, हिरण्य गर्भ यज्ञ कराया था। ठीक है, ये दो यज्ञ कराया था दंत दुर्ग। ठीक है, बहुत पूछता है, जिसमें नहीं दिया है, किताबों में दिया है। हिरण का यज्ञ कौन कराया था, और जो है तुलादान यज्ञ। ठीक है, तो यही कराया था दंती दुर्ग। ठीक है, तो दंती दुर्ग जो था किस वंश का संस्थापक था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। यानी राष्ट्रकूट जो वंश है इसका संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग कौन था, ये वातापी के जो बादामी के चालुक्य थे उन्हीं के क्या ये लोग थे, सामंत थे। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के प्रथम मतलब वंश के जो संस्थापक थे उसमें कई शासक थे। ठीक है, राष्ट्रकूट के शासक समझ लीजिए, इसके जो शासक थे इसमें जो है शासक में कृष्ण प्रथम थे। ठीक है, ध्रुव थे, गोविंद तृतीय थे, अमोघवश थे, कृष्ण द्वितीय थे, इंद्र तृतीय थे, कृष्ण तृतीय। कहने का मतलब उस वंश में ऐसे क्रम से क्या हुए लोग, शासक हुए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन फेमस शासक से ही पूछता है, तो जानते रहे कितने शासक थे, बहुत याद नहीं, लेकिन एक बार जान जाइए कि शासक थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछता है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। एलोरा में जो पहले प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, बहुत पूछता है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कौन कराया था, कृष्ण। और कांची में कैलाश मंदिर है, तो कांची में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कौन कराया था, नरसिंह वर्मन कराया था। ठीक है, और एलोरा में कौन कराया था, कृष्ण प्रथम। मंदिर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मंदिर से क्वेश्चन पूछते हैं। और मंदिर का प्रारंभ किस काल से माना जाता है, गुप्त काल। बहुत अच्छा, गुप्त काल से माना जाता है। मंदिर का मूर्त तो बहुत पहले से मिली थी, लेकिन मंदिर का प्रारंभ कहाँ माना जाता है, गुप्त काल। इसलिए गुप्त काल को जो है स्वर्णयुग भी कहा जाता था। ठीक है, और गुप्त काल में आपको बताए थे कौन गुप्त था, जिसके दरबार में कालिदास रहते थे, छपड़क रहते थे, बेताल भट्ट रहते थे, गुप्त शासक था वो। द्वितीय बेताल भट्ट कालिदास किसके रहते थे, हाँ उसी का पुत्र था। पहुंच रहे हैं आप, द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में पूछता है कालिदास किसके दरबार में रहते थे। नहीं आप ज्ञान शकुंतलम पूछ लेगा, कौन लिखे थे, कालिदास लिखे थे, ये सब पूछता है। तो मान लीजिए आप एक बार देखिए, शुरुआत में किसी चैप्टर को हम आप पढ़ेंगे तो एक बार तो ऊपर से निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब एक बार हम पढ़ा रहे हैं आपके 25% 20% आएगा, 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे 10-20 क्वेश्चन आएगा, लेकिन जब दोबारा आप पढ़ना पलटेंगे खट से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, कोई भी विषय पढ़िए, अगर आप जिस विषय मान लीजिए आपका जीव विज्ञान, आपका विज्ञान वाला विषय है, एक बार आप पढ़ना पढ़े
10-20 पन्ना पढ़ डालेंगे, आपका सही होता जाएगा, लेकिन इतिहास में 10-20 पन्ना वही पढ़ पाएगा जिसका विषय होता है, तो इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तरफ सुसर से देखेंगे हड़प्पा मोहनजोदड़ो से 10-15-20 पन्ना देखेंगे, 2-4 बार एकदम होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ जो है इसमें वनडे के लिए सिर्फ फेमस क्वेश्चन पूछते हैं, ये नहीं कि कोई जिसका ये विषय होता है उसके लिए विस्तार से पढ़ना पड़ता है। तो 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में इसमें आंसर बैठ जाएगा, क्योंकि जब आप परीक्षा देंगे तो वहाँ आपके साथ विकल्प रहेगा, ठीक है। जब विकल्प रहेगा तो आपको सहारा बन जाएगा, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतदुर्ग था। ये दंतदुर्ग जो था एक चालुक्य के अधीन राजधानी मतलब इसकी राजधानी मान्यखेड़ थी। दंतदुर्ग कौन थे? वातापी के चालुक्य जो थे उन्हीं के जो है सामंत थे, ठीक है। उसके बाद एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण तृतीय ने कराया था। एलोरा में कैलाश मंदिर बहुत फेमस है, कैलाश मंदिर बहुत फेमस है, वही कृष्ण तृतीय ने कराया था। अगर कांची का कैलाश मंदिर पूछता है तब जो है नरसिंह वर्मन ने कराया था, ठीक है। इसके बाद आइए देखिए, इस वंश में हमने लिखा था इस वंश के प्रमुख शासक ध्रुव थे, गोविंद तृतीय थे, अमोघ वर्ष थे, कृष्ण द्वितीय थे, इंद्र थे, ये सब इस वंश के शासक थे। उसी वंश में ध्रुव था, राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज के अधिकार है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। देखिए कन्नौज का शासक हम आपको बताए थे, कन्नौज का शासक कौन था? हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन। क्योंकि हर्षवर्धन जब था तो थानेश्वर का था। थानेश्वर की राजधानी कहाँ थी? हरियाणा में। कहाँ थी? थानेश्वर थी। हरियाणा में जो पुष्यभूत वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। थानेश्वर का शासक प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। जब राजश्री का विवाह किससे करता है? गृहवर्मा से करता है। गृहवर्मा मौखरी वंश का था, लेकिन जो है शशांक और देवगुप्त मिल को मौखरी वंश के शासक को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। जब मार देते हैं तो जब राजवर्धन जाता है तो राजवर्धन को धोखे से क्या कर देते हैं? मार देते हैं। तब सर्वसम्मत से हर्षवर्धन को शासक बनाया जाता है। कितनी वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में। तो हर्षवर्धन जाता है, इनको परास्त करता है, तब वह जो है अब उसके बहनोई थे गृहवर्मा, उनके जब हत्या करते उनको जो मारता है, उसकी बहन जा रही थी, उसमें क्या था जानते हैं? उसमें ये व्यवस्था थी, क्या कहते हैं, जैसे जो आत्मदाह जो कर लेती हैं उसे क्या कहा जाता है? हाँ, जौहर प्रथा थी। तो वो जौहर करने जा रही थी जंगलों में, तब उसको सूचना मिलती है तो हर्षवर्धन जाके अपनी बहन राजश्री को बचाता है। तब वो थानेश्वर से राजधानी कहाँ लाता है? कन्नौज लाता है। कन्नौज का बहुत फेमस शासक कौन था? हर्षवर्धन था। और हर 5 साल वो क्या करता था? अपनी पूरी संपत्ति को अपने ही प्रयागराज में क्या कर देता था? दान कर देता था। तो वो बहुत शासक फेमस शासक था। उसका मुकाबला किससे हो जाता है? नर्मदा नदी पर। किससे हुआ था? हाँ, नर्मदा नदी पे चालुक्य वंश के शासक कौन थे? द्वितीय। कौन था द्वितीय? उसका नाम द्वितीय करके आया, उसी से मुकाबला होता है। एहोल अभिलेख उसका है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से होता है। कौन हार जाता है वहां पर? पुलकेशिन द्वितीय। हाँ, हर्षवर्धन हार जाता है। पूछता है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का मुकाबला किस नदी पे हुआ था? नर्मदा नदी पे हुआ था। कौन हारा था? हर्षवर्धन हारा था, ठीक है। बस यहीं तक जानिए। इसके बाद फिर क्वेश्चन पूछता है कि जब ये हार गए थे, इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय बहुत गर्मी छाई रही, ये कैसी हारा थे? और जाते हैं पल्लव वंश शासक नरसिंह वर्मा से हारते हैं, ठीक है। तब इनकी राजधानी। तो हमारा कहने का मतलब अब कन्नौज बहुत बड़ा क्षेत्र था, लेकिन जब धीरे धीरे हर्षवर्धन मरता है तो कन्नौज का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। इसी कन्नौज के लिए त्रिकोणी संघर्ष होता है। त्रिकोणी संघर्ष बहुत पूछता है। त्रिकोणी संघर्ष में कौन थे? 4 विकल्प दे दिए बस। त्रिकोणी संघर्ष में कौन थे? पाल थे। कौन थे? पाल थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट, ठीक है। मैं चोल विकल्प रहा था, चोल को गलत काटना पड़ेगा। कहे लिखता है क्वेश्चन त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन नहीं था? चोल, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। तो आपको चोल निकालना पड़ेगा। पाल थे, प्रतिहार, चोल। हाँ, त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। एक विकल्प चाहे जे कहते थे वही छाटना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें जो है कन्नौज के लिए, इसलिए कन्नौज बहुत फेमस केंद्र बन गया था। ये लोग कन्नौज के लिए क्या किए? कन्नौज पे अधिकार जमाना चाहते थे, इसलिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। बहुत दिन तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला। तो वही त्रिपक्षीय संघर्ष का ये बता रहा है। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज के अधिकार के हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, ठीक है। इसी वंश का था, राष्ट्रकूट वंश का था शासक। कौन? ध्रुव। और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग ले रहा। प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। उनमें 3 जने भाग ले रहे। के भाग ले रहा? प्रतिहार भाग ले रहे, पाल भाग ले रहे, मतलब पाल शासक, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट बताते ही है। राष्ट्रकूट 1 भाग ले रहे, प्रतिहार 2 और पाल वंश वाले 3। तो जो राष्ट्रकूट शासक के रहा ध्रुव रहे। ये जो है पहला शासक था जिसने कन्नौज के अधिकार है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। लेकिन लास्ट में त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय किसकी होती है? प्रतिहारों की होती। किसकी होती है? प्रतिहारों में। लेकिन वंश में ध्रुव हरा दे रहा, ठीक है। ध्रुव क्या किया था? हरा दिया था।
ध्रुव को धारावर्ष भी क्या, कभी कभी पूछता धारावर्ष किसे कहा जाता था, ध्रुव का धारावर्ष कहा जाता था, ठीक है। जैसे तमाम अपनी जो है लेते हैं ना, तो धारावर्ष से कहा जाता था, किसको, ध्रुव को कहा जाता था, ठीक है। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था, वह कन्नड़ में कब राजमार्ग की रचना की, हाँ, कब राजमार्ग जो है, ये कौन रचना पूछता है, कब राजमार्ग की रचना किसने की थी, अमोघ वर्ग के रहे, ठीक है भाई। कौन धर्म मानते रहे, जैन। पहले जैन ही बौद्ध धर्म ज्यादा चल रहा था, लेकिन वही जब आया था तो वही से जो है हिंदू धर्म हो उसका पतन होने लगा, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब वह जो है अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। कभी कभी पूछता है कविराज मार्ग की रचना की, इतने पूछेगा, कविराज मार्ग की रचना कौन किया था, कविराज मार्ग की रचना कौन किया था, अमोघ वर्ष, बस। कविराज मार्ग की रचना कौन किया था, अमोघ वर्ष। किस वंश का शासक था, राष्ट्रकूट वंश का था। और कौन धर्म मानता रहा, जैन धर्म। जैन धर्म मानता था। अमोघ वर्ष जो है राष्ट्रकूट वंश का शासक था, जिसने कविराज मार्ग की रचना की। इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद आइए आदि पुराण तिसष्ट लक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन एवं गणित सार संग्रह बहुत पूछता है। गणित सार संग्रह के लेखक कौन थे, महावीराचार्य। महावीराचार्य अमोघ वर्ष के दरबार में थे। कहने का मतलब इनके दरबार में से राहत रहे, ठीक बात है, के राहत रहा, जिनसेन राहत रहे, और के राहत रहा महावीराचार्य। महावीराचार्य और जिनसेन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। तो महावीराचार्य ने क्या लिखा, गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह कौन लिखा, महावीराचार्य। उसके बाद जो है विशिष्ट लक्षण महापुराण के रचनाकार के रहा जिनसेन रहे, के रहा जिनसेन। ये दोनों जने के दरबार में रहते रहे, अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो है महागणित सार संग्रह के लेखक कौन है, उस बार सुपर टेट में पूछा था, गणित सार संग्रह के लेखक कौन थे, महावीराचार्य। और केकरे दरबार में रहा था, न्याय पूछ रहा, सिर्फ पूछे था कौन लिखा था, अक्सर पुस्तकें पूछता है, ठीक है। तो आप जान जाइए महावीराचार्य जो है गणित सार संग्रह के लेखक थे, ठीक है। केकरे दरबार में रहते हैं, अमोघ वर्ष के। और उन्हीं के जिनसेन रहते रहे, जिनसेन का लिखे रहे विशिष्ट लक्षण महापुराण, ठीक है। इसके बाद देखिए आइए इंद्र तिथि के दरबार में अलमसूदी भारत, अच्छा अलमसूदी भारत आए रहा के दरबार में। इंद्र तिथि कहाँ से हम लिखे रहे कुशासक के रहा, ध्रुव रहन, गोविंद द्वितीय रहन, अमोघ वर्ष रहन, कृष्ण द्वितीय रहन, इंद्र तिथि रहन, ठीक बात। इन्हें इंद्र तिथि के दरबार में क्या आए रहा, इंद्र तिथि के दरबार में कौन आया था, अलमसूदी आया था, भारत आया था। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। मौसमी राष्ट्रकूट शासक मार हिंद देखे उनका व्यवस्था भारत के सर्वश्रेष्ठ शासक राष्ट्रकूट वाले हैं, ये कहे सा अलमसूदी कहन है, ये विदेशी आया था, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के शासन काल में कन्नड़ साहित्य के कवि पुण्य रहते थे, जो शांत पुराण की रचना की। हम बता रहे कन्नड़ के त्रिरत्न कौन कौन थे, पंप पुण्य रण, पंप पुण्य रण, एक कन्नड़ साहित्य के क्या है, त्रिरत्न थे। जो रण है इन्हें जो थे इसी के दरबार में रहते थे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय इसी के शासन काल में कवि कन्नड़ के कब रहे ना, कन्नड़ के नाते कहे त्रिरत्न रहे। कन्नड़ के त्रिरत्न कौन थे, पंप थे, पुण्य थे और रण्य थे। नहीं पुण्य जो है दरबार में रहते रहे ना, काव लिखे रहे शांत पुराण, काव लिखे रहे शांत पुराण। सीधा जानिए शांत पुराण के लिखे रहा कवि पुण्य लिखे थे, कौन लिखे थे, पुण्य, ये पुण्य नाम है ना, हाँ पुण्य इनका नाम है। ये दरबार में रहते रहे राष्ट्रकूट शासक अंतिम शासक कृष्ण तृतीय के दरबार में। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था, कृष्ण तृतीय के दरबार में। इन्हें के रहते रहे पुण्य रहते रहे, काव लिखे रहे शांत पुराण। सीधा जानिए शांत पुराण कौन लिखा था, कवि पुण्य लिखे थे। कितने दरबार में रहते रहे, कृष्ण तृतीय दरबार में रहते रहे, ठीक बात है। और उसके बाद अगर पूछे कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन से, पम पुण्य रन, ठीक है। लोग त्रिरत्न बोले जाते थे, बहुत अच्छा। आप दक्षिण भारत नमो ऐसे बातें क्या करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब इसकी रचना की है। कन्नड़ साहित्य के कवि पुण्य रहते थे, जो शांत पुराण की रचना की। एलोरा एवं एलिफेंटा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय होते थे। एलोरा और एलिफेंटा जो है महाराष्ट्र में मंदिर है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, हाँ। इनका निर्माण कौन किया था, राष्ट्रकूट शासक ने। राष्ट्रकूट शासक बहुत मंदिर बनवाए रहे हैं, ठीक है। एलोरा के पूछता है कैलाश मंदिर कौन बनाया था, राष्ट्रकूट शासक बनाए थे। उसके बाद जो है एलिफेंटा का मंदिर कौन बनाया था, इसे पूछेगा राष्ट्रकूट। खजुराहो का मंदिर कौन बनाया था, चंदेल शासक बनाए रहे, हाँ बहुत पूछता है। खजुराहो का मंदिर कौन बनाया था, चंदेल शासक। और गुप्त काल के मंदिर कौन थे जो ईंटों से निर्मित थे, अपने ही बताए रहे। कानपुर में है, क्या है उसका नाम, कानपुर का गुप्त मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर था, दशावतार मंदिर है, ठीक है, दशावतार है, कानपुर में है, ईंटों से निर्मित था, ठीक है। उसके बाद ललितपुर का मंदिर एक गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है। कभी कभी पूछता है तो आपको जानते रहिए। चंदेल शासक जो थे खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराए थे, लेकिन राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राष्ट्रकूट वंश वाले के कराए रहे हैं एलोरा और एलिफेंटा।
एलोरा एलिफेंटा राष्ट्रकूट, ठीक, एलोरा एलिफेंटा राष्ट्रकूट। ये जो मंदिर थे कहाँ थे? महाराष्ट्र में। कहाँ थे? महाराष्ट्र में। का निर्माण के कराया रहा? राष्ट्रकूट शासक कराए रहे। लेकिन खजुराहो मंदिर के कराया रहा? चंदेल शासक कराए रहे। और गुप्त काल का मंदिर कौन रहे? गुप्त काल दशावतार मंदिर रहा। कहाँ पर? ललितपुर झांसी में बांटे, उसके बाद कानपुर में बांटे। भीतर गांव का मंदिर, कौन मंदिर पर? भीतर गांव का मंदिर। ये कैसा निर्मित बांटे? कैसा निर्मित भाई? ईंटों से निर्मित भाई। यही सब मंदिर से क्वेश्चन आएंगे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक दो बार आप सुने रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। देखिए, मंदिर से एक क्वेश्चन हर समय आते हैं। हमारा कहने का मतलब मंदिर की शुरुआत गुप्त काल से हुई थी, ठीक है। इसके बाद एलोरा, एलोरा आ गया। एलोरा कृष्ण प्रथम बनाए रहे कांची में, ठीक बा। अगर एलो था यहाँ बनाए थे कृष्ण प्रथम, कहाँ है? कैलाश मंदिर एलोरा का, ठीक है। लेकिन कांची पूछे तब नरसिंह वर्मन चला जाए, ठीक बा। एलोरा में जो है, एलोरा 3 अक्षर आवत बे, एलोरा और कृष्ण, ठीक बाटे। कहने का मतलब एलोरा कैलाश मंदिर अगर आवत बा, एलोरम 3 अक्षर आवत बा, कैलाशम 3 अंदर, कृष्णम 3 अंदर, ठीक बा। समझ ले, बनवाए रहे हैं। जब कांची पूछी, कांची में 2 अक्षर आ जात बा, कांची वाले तो दंती दुर्ग से होता, नरसिंह वर्मन चला जा, ठीक बा। लेकिन चंदेल शासक वाला जरूर याद कर दिया। खजुराहो मंदिर रहा और राष्ट्रकूट का कराए रहे। राष्ट्रकूट, एलोरा और एलिफेंटक मंदिर निर्माण करानी कहाँ बाटे? महाराष्ट्र, ठीक बा। इसके बाद इसी के समय में हुआ, एलोरा में 34 शैल गुफाएं थी। आप देखिए, बहुत पूछता है कौन गुफा कैसे संबंधित? 34 जो है, 34 शैल गुफा रहे, जिसमें 1 से लेकर 12 तक के कर लिए रहा। हाँ, 1 से लेके 12 तक गुफा जो थी, कुल 34 गुफा रहे। कुल कितने रहे? 34। अब इधर मेरी बात को सुनिए, टोटल कितनी गुफा थी? 34। 1 से लेकर 12 तक के कर रही बौद्धों के लिए, 12 के बाद अब 13 आई गया। 13 से लेकर कितना चले? 29 तक। तो कितना कराया जाए? हिंदुओं के लिए। 29 के बाद अब 30 आएंगे, 30 4 34 के कर लिए भाव जैनों के लिए। यही पूछता है कि हिंदुओं के लिए कितनी मंदिर थी, जैनों के लिए पूरा टोटल कहते 34। 1 से लेकर 12 तक किसके लिए थी? बौद्धों के लिए। 13 से लेकर 29 तक किसके लिए थी? हिंदुओं के लिए। और सबसे कम के लिए रही जैन के लिए, ठीक बा। जैनों के इतना मंदिर रहा, ठीक बा। बहुत पूछे थे एलोरा मतलब 34 शैल गुफाएं थी। गुफा जान ही रहे हैं ना, वहाँ भी है। इन नाते मतलब महाराष्ट्र का जो है एलोरा वलोरा बहुत फेमस स्थान है, औरंगाबाद में है, वहाँ सब गुफाएं हैं। तो हमारे कहने का मतलब 34 शैल गुफाएं थी, जिसमें 1 से लेकर 12 तक जो गुफाएं थी वो जो है बौद्धों के लिए रही। 13 से लेके जाएंगे, 13 से लेके 29 तक जाएंगे हिंदुओं के लिए। 30 से लेके 34 तक टोटल था तो जैनों के लिए थी। राष्ट्रकूट, शैव एवं वैष्णव। अक्सर पूछे राष्ट्रकूट कौन धर्म के रहन? शैव धर्म के रहन। कौन धर्म के रहन? शैव। फिर कुछ वैष्णव धर्म के रहन और शाक्त संप्रदाय के समान जैन धर्म के उपासक थे। और कुछ जैनों के रहन, मतलब सबसे फेमस क्या था? शैव धर्मी थे। कुछ लोग वैष्णव को मानते रहे, बाद में किसक मानने लग रहे हैं? को जैन धर्म के। ये जो है राष्ट्रकूट वंश हो गया, ठीक है। इसका जो दंती दुर्ग था बहुत फेमस शासक था, किताबों में नहीं थी। वह पूछता है कि इसने क्या किया? तुलाभार कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तुलाभार। और ये क्या क्या किए थे? हिरण्यगर्भ दान। हाँ, हिरण्यगर्भ दान बहुत, ये तो पूछता है। हिरण्यगर्भ दान और जो है तुलाभार किए था कौन? राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग, जो ना किए रहे हैं, ठीक बा। इसके बाद आइए हम आते हैं जो है, इसके बाद आते हैं यादव वंश, ठीक है। अब सीधा जानिए यादव वंश जो आगे, तो यादव वंश के संस्थापक कौन थे? यादव वंश के संस्थापक कौन थे? बिल्ला पंचम था, ठीक है। यादव वंश का संस्थापक कौन था? बिल्ला पंचम था। इसकी राजधानी देवगिरी थी, ठीक है। राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। इस वंश का प्रतापी शासक राजा सिंहर था। अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र रहे, ठीक है। ये अंतिम स्वतंत्र शासक रहे कौन वंश के? याद सुन ले, यादव वंश का पहले कहानी। यादव वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र है, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने अलाउद्दीन के बहुत सेनापति क्या रहा? मलिक काफूर। बताते हैं हिजड़ा था, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत को क्या कह रहा? पूरा दक्षिण भारत श्रेय जाता है किसको? मलिक काफूर को जाता है। मलिक काफूर अलाउद्दीन का दाहिना हाथ था, पूरा दक्षिण पूरा यही किया था, ठीक है। जब उधर पढ़ेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। बहुत खतरनाक था बख्तियार खिलजी। जिधर रास्ते से आ रहा था ना, पूरा नालंदा विश्वविद्यालय क्या कर दिया? पूरा जलवा दिया था। जहां जाता तो कुछ बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्थान को सब जलवा देता था, पूरा जला, इतना खतरनाक। अब वो था शासक था, वो मुसलमान शासक था, उसको पसंद नहीं था, वो पूरा जलवा दिया। वो तो इसका शासक कौन था? इसका सेनापति कौन था? मलिक काफूर। बताते हैं हिजड़ा था, लेकिन पूरा दक्षिण विजय कौन किया था? यही मलिक काफूर किया था। मलिक काफूर को इतना फेमस था कि रामचंद्र देव देखते ही मानना, यादव वंश के शासक थे कौन? रामचंद्र देव। देखिए सामने लड़बई ना के ना, तो समर्पण कर दिन अपन फर्स्ट क्लास मुहूर्त सोने बनवाए के ओकर दे दिन समर्पण कर दिन, मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ। मलिक काफूर इतना फेमस था, ठीक है। तो वही कह रहा है अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्म समर्पण कर दिया। यानी कहने का मतलब लड़ा उड़ा ना है, मुहूर्त बना के करे गले में डाल दे, मतलब हम हारी मानते जितना चाहे रुपये पैसा ले जा। सोचिए
तो कहने का मतलब यही पूछता है कौन जो आत्मसमर्पण किए थे, यादव वंश के शासक कौन थे, रामचंद्र देव। ठीक है, किसके सामने समर्पण किए थे, अलाउद्दीन का सेनापति कौन था, मलिक काफूर था। और मलिक काफूर ऐसा था, यही पूरा दक्षिण भारत किया था अलाउद्दीन, पूरा दक्षिण भारत विजय किया था। ठीक है, और अलाउद्दीन के विषय में जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे अलाउद्दीन कैसा था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश का स्थापना कौन किया था, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की क्या रहा, दामाद था, भतीजा और दामाद था। ये बिना पूछे से जाए कि आक्रमण के बहुत संपत्ति जीत ली है, तो कहे आइए आपसे मैं मिलना चाहता हूँ, गलती की माफी मांगेंगे। यही अपने कड़मानी पर बुलाए रहा और सैनिक साथ आओ तो लौटा, जैसे कहा अकेले आए हमें बहुत डर लग रहा है, जैसे यहाँ धोखे से क्या करता है, इनकी हत्या करके तुरंत बनता, पूरा इसे सारा टहराता है चारों ओर। उसके बाद बादशाह बहुत खतरनाक शासक था अलाउद्दीन, वही था जो चित्तौड़ पे पद्मावती को पाने के लिए आक्रमण किया था। ठीक है, जब आएंगे अब उसको बात पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसमें। तो हमारा कहने का मतलब इसी का सेनापति कौन था, सीधा जो अंजी मलिक काफूर था। मलिक काफूर के सामने रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण किया। संगीत शास्त्री सारंगदेव राजा सिंघल के दरबारी थे, जिसने संगीत रत्नाकर लिखे रहे। कभी कभी पूछता संगीत रत्नाकर क्या लिखे रहे, क्या लिखे रहे, सारंगदेव क्या लिखे हुए, संगीत रत्नाकर सारंगदेव लिखे, लेकिन केकरे के रहते राजा सिंघल के दरबार में रहते हैं। ठीक बा, राजा सिंघल के दरबार में कौन रहते थे, सारंगदेव। कौन लिखे रहे, संगीत रत्नाकर। ठीक है, अब आइए इसके बाद होयसल वंश चलते, कौन सा वंश चलते हैं, होयसल वंश। होयसल वंश का स्थापना के कह रहे हैं विष्णुवर्धन, और एक विष्णुवर्धन के था स्थापना कह रहे हैं बेंगी के चालुक्य स्थापना की थी। ठीक है, तो विष्णुवर्धन थे जो होयसल वंश की स्थापना किए थे। यह जो है यादव वंश का एक शाखा थी। ठीक है, होयसल वंश किसकी शाखा थी, यादव वंश की एक शाखा थी। होयसल वंश की स्थापना कौन किए थे, विष्णुवर्धन किए थे। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लार तृतीय था, यही पूछता है। होयसल वंश का अंतिम शासक क्या रहा, वीर बल्लार तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने क्या किया था, हराया रहा। मलिक काफूर ने हराया रहा, वीर बल्लाल तृतीय हराया रहा, और रामचंद्र देव आत्मसमर्पण टाइम दे रहे हैं। ठीक है, मलिक काफूर के सामने। होयसल वंश की राजधानी क्या थी, द्वार समुद्रम। क्या थी, द्वार समुद्रम। बस जानिए संस्थापक कौन था, विष्णुवर्धन। राजधानी क्या रहे, द्वार समुद्र। अंतिम शासन के रहा बीर बल्लाल सेन तृतीय के हराया रहा, वही मलिक काफूर। किसका सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का। और यहाँ के हराया रहा यहाँ यादव वंश में रामचंद्र भगवान रामचंद्र भाई ख्याल न समझ पावत है, रामचंद्र को हराया था। सीधा समर्पण, जब नाम नहीं आया तो गाँव में किसी का नाम लगा के ट्रक बना लेना चाहिए। ठीक है, एक बाद आइए हम आते हैं किस वंश में, कदम वंश में आते हैं। किस वंश में, कदम वंश। कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन था। ठीक है, कदम के डाल पे कौन बैठते थे, श्री कृष्ण। तो उनके सिर पे कथक लगा रहा है, मोर के चिन्ह लगा रहता है ना, तो इसे बैठाए। जब कदम आओ कदम बैठे, कदम के डाल जानते हैं ना, मानुष हो तो वही रस खान, और बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरे नंद बाबा की गाय मझान। बताए हैं ना, तो ये कि हमें यही सब होना चाहिए। अगर मनुष्य हो तो हाँ हो, और पशु हो तो वो, और चिड़िया हो तो कौन पेड़ बैठी जहाँ कृष्ण भगवान बैठ के अपन बांसुरी बजाते थे। तो वही कह रहे हैं कदम कदम जाने रहे, कदम के डाल पे कौन बैठे थे, कृष्ण। तो क्या थे उनके सिर पे, मयूर। तो वही मयूर शर्मन थे। ऐसे बैठाएंगे जैसे एक परियोजना पूछता है, कृष्णा परियोजना किस नदी, भाखड़ा नंगल पर कौन था, इस कृष्णा परियोजना किस नदी पे है, तो ऐसे कोई परियोजना है कृष्णा नदी ना, कौन सी परियोजना है, नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है, तो नाग के सिर पर कौन बंसी बजाते थे, नाग के सिर पर कौन बंसी बजाते थे, कृष्ण। तो कृष्ण यानी नागार्जुन परियोजना कहाँ बांटे, कृष्णा नदी पे। ऐसे टिक लगाएंगे कभी भूलेंगे नहीं। जब नागार्जुन आओ तो नाग के सिर के बंसी बजावत रहा कृष्ण। कब, जब उनका गिद्धवा चला रहा जमुना जी में, तब नागों के सिर पर बंसी बजाते हुए दिखाई दी ना। तो ऐसे ट्रिक बनाना चाहिए। ठीक है, तब कभी आपका भूलेगा नहीं। थोड़ा समय लगता है बनाने में, लेकिन कभी भूलेगा नहीं। तो गंग वंश का मतलब कमल वंश का संस्थापक मयूर शर्मन था, जो कदम वंश की मतलब शर्मन इतना जान जाए, कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन था, बस राजधानी जान जा वनवासी थी, बस इसमें छोड़ दीजिए। आइए गंग वंश। गंग वंश का संस्थापक कौन था, वज्रहस्त पंचम था। वज्रहस्त पंचम गंग वंश का संस्थापक था। गंगों को प्रारंभिक राजधानी कुलाल यानी कोवल थी, बाद में जो है तालकॉड हो गई। ठीक है, बस इसमें इसे नहीं पूछेगा, यादव वंश से क्वेश्चन पूछते हैं, यादव वंश में पूछता है। यहाँ से बल्लार तृतीय पूछता है, बल्लार तृतीय को कौन हराया था, अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर। और रामचंद्र के हराया रहा कि आत्मसमर्पण, हाँ वो भी अलाउद्दीन के सेनापति कौन था, मलिक काफूर। रामचंद्र अपन मूर्ति बना के सामने आत्मसमर्पण कर दिए। फिर बाद सीधा संस्थापक जनता ही हो, बिल्लक पंचम यादव वंश का संस्थापक, जिसे राजकोट में बता दिए, राजकोट के मंदिरों को बता दिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सर जी मुझे समय